हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहना आज ये है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ऐ दोस्त, हर जीत आपकी होगी ऐ दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग जो है वो कहाँ, यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, है ना। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हम लोग देखे थे। किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है वो हम लोग कल देखे थे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। पहला नंबर सूचना था, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। संकेतों की और सूत्रों की क्या देता है? जानकारी देता है। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े थे, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फल स्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर कहता है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। आपको परमाणु और अणु सब बता चुके हैं, है ना। परमाणु और अणु बताए थे ना। परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। और चौथा, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के, किसके? प्रतिफल के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। अपेक्षिक संख्या मतलब जितनी उसकी संख्याएं होगी, जितनी उसकी अपेक्षा की गई संख्या होगी, जो निर्माण में बनेगा उसी को हम अपेक्षिक संख्या कहेंगे। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है कि वो कितने मोल, कितना मोल वो बनाता है। मोल क्या है हम अगले पेज में देखेंगे। नेक्स्ट कहता था कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात को बताता है। अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। सातवां नंबर कहता है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है कि वो कितने आयतन का निर्माण करता है। आइए आयतन की जानकारी हम लोग देखेंगे। चलिए, एक समीकरण लिया गया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बनाया है आपका NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। देखिए, नाइट्रोजन N2 लिखा जाता है ना। इसको आप हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपरमाण्विक तत्व। क्या बोला जाता है? द्विपरमाण्विक तत्व। ये तत्व जो है वो द्विपरमाण्विक तत्व है। उसके बाद हाइड्रोजन, ये भी देखिए द्विपरमाण्विक तत्व है। उसके बाद ये देखिए अमोनिया है ना। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाया अमोनिया। यहाँ नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु। कितने अणु है? 1 अणु। यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? और अणु पूछे तो कितना हो जाएगा? नहीं, 3 दूनी का 6, सॉरी, हाँ एक मिनट। परमाणु पूछेंगे तो 3 और अणु पूछेंगे तो 3 और परमाणु पूछेंगे तो कितना? 6। ये मल्टीप्लाई हो जाता है। परमाणु में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। अणु और परमाणु मिलकर के वो क्या बन जाता है? परमाणु। तो अणु हाइड्रोजन का 3 है और परमाणु कितना है? 6। अमोनिया का कितना अणु है? 2। अमोनिया का कितना अणु है? 2 अणु है। और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 6। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? 2। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो लिखा रहता है उसको हम अणु कहते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? परमाणु बन जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं परमाणु कितना है नाइट्रोजन का? 2 परमाणु है। बताइए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। अमोनिया का कितना है? अमोनिया का कितना परमाणु, सॉरी कितना अणु? 2 अणु। अमोनिया का कितना अणु? 2 अणु है। ठीक है, अणु और परमाणु समझ गए। तत्व में आप अणु और परमाणु डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका यौगिक है, कंपाउंड है। कंपाउंड में आप क्या बताइएगा? अणु बताइएगा। क्या बताइएगा? तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, है ना। तो इसमें अणु बताएंगे और इसमें हम परमाणु बताएंगे, क्योंकि ये तत्व है। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और अणु यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब मोल की बात करते हैं।
तो जितना परमाणु और जितना अणु रहता है मोलों की संख्या भी वही रहती है। जितना परमाणु या अणु की संख्या रहती है मोलों की संख्या क्या होती है, यानी कि जितना उसके अणु की संख्या जो होगा ना, अणु की जो भी संख्या होगा वही उसके क्या होगी, मोलों की संख्या, अणु की संख्या। ठीक है, परमाणु नहीं, अणु की संख्या। देखिए नाइट्रोजन के कितना अणु है, एक अणु है तो 1 मोल हो गया। हाइड्रोजन का कितना अणु है, 3 अणु है तो कितना मोल हो गया, 3 मोल। और बताइए अमोनिया का कितना अणु है, 2 अणु, तो मोलों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यानी अणु की संख्या बताता है मोलों की संख्या, यानी अणु की संख्या जितना रहेगा वही हो जाएगी उसकी मोलों की संख्या। अब आगे आते हैं, अब ग्राम की बात करते हैं। नाइट्रोजन का कितना ग्राम है, तो नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 14। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। तो यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी का 28, यानी कि 28 ग्राम। इसका जो नाइट्रोजन कितना ग्राम है, 28 ग्राम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना ग्राम है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1 होता है। और 2 गो है तो 1 गुना 2, और यहाँ पर 3 अणु है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 ग्राम। इसी प्रकार से अमोनिया का निकालेंगे तो अमोनिया का नाइट्रोजन का N 7 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 3 हो जाएगा, है ना। अब पूरे के गो है, 2 गो है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 प्लस 3 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। ये आपका ग्राम निकल गया, कितना ग्राम ये है। ठीक है, द्रव्यमान इसका निकल गया कि ग्राम में कितना ग्राम ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया यहां पे बन रहा है। ठीक है ना। अब आयतन की बात करते हैं। देखिए इसकी जो मोलों की जो संख्या होती है, जो मोलों की संख्या होती है वही इसके आयतन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल है, सॉरी मोल, हाँ मोल बोले या फिर अणु बोले दोनों एक ही चीज है ना। तो जितनी इसकी मोलों की संख्या वो वही उसकी आयतन होगी। तो मोल कितना है, 1 मोल है तो आयतन कितना हो जाएगा, 1 आयतन। इसके मोलों की संख्या कितनी है, 3, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3। इसका बताइए इसके मोलों की संख्या कितनी है, 2, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अणु की बात, सॉरी एसटीपी पर जो आपकी बात करते हैं, एसटीपी क्या है, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब पर कहता है कि परमाणु, मोल की आप डिफिनीशन थोड़ा देख लीजिए, परमाणु अणु और आयन की संख्या को, परमाणु अणु और आयन की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। परमाणु अणु और किसकी, आयन की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। एक मोल बराबर एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या की अगर बात करें तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कितना बराबर, 1 मोल बराबर, कितना मोल बराबर, 1 मोल बराबर 2 मोल रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मोल बराबर एसटीपी पर अगर आयतन की बात करें, किसी भी तत्व के एसटीपी पर अगर आयतन की बात करें कि वो कितना आयतन होगा, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल बराबर। समझ गए, कोई भी तत्व का 1 मोल बराबर एसटीपी पर अगर पूछा जाए आयतन उसका, एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब पर अगर उसका आयतन पूछा जाए तो वो कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो यहाँ एसटीपी पर अगर मोल पूछा गया तो इसका 1 मोल था, मोल की संख्या कितनी है, 1, तो बताइए इसका कितना लीटर हो जाएगा, 22.4 लीटर। इसका आयतन हो जाएगा 22. यहां पर देखिए हाइड्रोजन का यहां पर कितना मोल था, 3 मोल, तो हो जाएगा 3 गुना 22.4 लीटर, है ना। 3 गुना 22.4 लीटर। और यहां पर कितना मोल था, 2 मोल, तो 2 इंटू 22.4 लीटर, ये इसका आयतन निकल जाएगा। अमोनिया जो यौगिक बना उसका आयतन निकल गया। तो क्या आप आयतन निकालने के लिए नहीं, आयतन नहीं निकाल लीजिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा और एसटीपी पर भी आयतन आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए नहीं, जैसे यहां पर आप आयतन निकाल लिए, 1 आयतन इसका था, इसका 3 आयतन था, इसका 2 आयतन था, और आपको पता है कि एसटीपी पर 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर 22.4,
तो यहां पर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो यहां 1 आयतन था तो 22.4, 3 आयतन था तो 22.4 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 22.4 लीटर था 2 आयतन था, यानी कि 2 मोल था तो 2 आयतन, 2 मोल तो 2 आयतन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका क्या निकल जाएगा, एसटीपी पर आयतन निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप परमाणु तत्व के परमाणु निकालने के लिए सीखे, अणु निकालने के लिए सीखे कि तत्व का परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु, और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है। उसके बाद आपको बताया गया मोल। मोल आपका जो है, जो अणु की जो संख्या होती है, अणु की जो संख्या होती है वही इसके किसकी संख्या होती है, मोलों की संख्या होती है। अणु की जो संख्या होगी वही इसके मोलों की संख्या होगी। नाइट्रोजन में 1 अणु था 1 मोल, हाइड्रोजन में 3 अणु था 3 मोल, अमोनिया में 2 अणु था 2 मोल। ग्राम आप निकालने के लिए सीखिए। परमाणु भार को, आप परमाणु भार को जो है, परमाणु भार परमाणु भार को परमाणु से गुणा कर दीजिएगा, परमाणु की संख्या से, वो क्या निकल जाएगा, उसका भार निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर अलग अलग निकाल करके जोड़ देना है तो वो आपका भार निकल जाएगा। उसके बाद जितने इसके अणु की संख्या होगी उतना ही इसका क्या होगा, आयतन, जितना इसके अणु की संख्या उतना ही क्या हो जाएगा, आयतन। और उसके बाद फिर इसका जो है 1 मोल पर कितना आयतन होता है, 1 मोल पर कितना आयतन होता है, तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर, है ना। लेते जाओ इसको। 1 मोल पर हो जाएगा 22.4 लीटर, तो आप मोल की संख्या से यहां से गुणा करके आप 22.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है, आइए लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर आप रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण के उपयोग करते हैं तो उससे क्या क्या हमें लाभ हो सकती है। ठीक है, आइए पहला नंबर कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में जब हम लिखते हैं, समीकरण के रूप में निरूपण करते हैं, वो क्या होता है, लिखना हमें आसान होता है। जैसे अब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इतना लिखे पड़ेगा। लेकिन अगर ना लिखे तो केवल लिखे हाइड्रोजन क्लोरीन का अभिक्रिया करके HCl बनाता है। बताओ तो ये क्या आसान है कि नहीं लिखना। उतना बोलने से बढ़िया अगर ये लिख दे तो वही चीज वो बोला गया। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो वो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, HCl बनाता है। क्या ये रिएक्शन आपको जो लिखे ये क्या आसान है कि नहीं है ना। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये पूरे सभी जगहों में, मतलब इंटरनेशनल सभी जगहों पर इसी तत्व का उपयोग किया जाता है। कहीं भी जाइएगा आप इसका उपयोग करिएगा तो H से हाइड्रोजन ही होता है, Cl से क्लोरीन ही होता है और HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। कहीं भी आप जाइएगा उपयोग करिएगा HCl बोलिएगा तो समझेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही कह रहा है। समझ गए। तो ये कहता है कि निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है। देखो जल्दी लिखा भी जाता है। अब तुमको लिखने कहेंगे कि हाइड्रोजन, इतना देखो ये हाइड्रोजन जितना देर में तुम लिखोगे ना उतना देर में पूरा लिखा जाएगा। हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। समय की भी बचत हो गया और निरूपण करना भी हमको क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा कहता है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल यानी प्रोडक्ट की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। कहता है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, जो प्रोडक्ट की मात्रा चाहिए के निर्माण के लिए, अब हमको कितना प्रोडक्ट चाहिए, जितना प्रोडक्ट चाहिए उसी के रेंज में हम अभिकारक लेंगे ना। जो चीज हमको बनाना है, कितना तैयार करना है, उसी के हिसाब से हम अभिकारक को यानी कि रिएक्टेंट को लेंगे। निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। इससे जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो अभिकारक की गणना हम लोग द्रव्यमान की गणना ठीक क्या करेंगे, निकाल करके और प्रोडक्ट को हम तैयार करेंगे। तीसरा कहता है संपूर्ण विश्व में, अभी बताया आपको हम, पूरे इंटरनेशनल यानी कि संपूर्ण जगहों पर, अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी चले जाइए, विदेशों में चले जाइए, इसी संकेत और इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कठिनाई उसको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व भर में यानी पूरे पृथ्वी पर आपको यही संकेत और यही सूत्र का उपयोग किया जाता है। आप कहीं पर भी उपयोग करिए, किसी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोडियम को Na कहा जाता है तो अदर जगह पर सोडियम को SO कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। सोडियम को Na कहा जाता तो Na ही कहा जाएगा। ये आपको रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, आगे आइए। अब रासायनिक समीकरण की सीमाएं, सीमाओं का मतलब होता है उसका दोष। रासायनिक समीकरण की सीमाओं का मतलब क्या होता है, उसका दोष। रासायनिक समीकरण के क्या क्या दोष हैं, दोष के बारे में चलते हैं। पहला नंबर कहता है रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था। अब जैसे रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे ठोस है, द्रव है कि गैस है, ये उसकी अवस्थाएं होती है। तो ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। समीकरण से अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे सूत्र लिखते हैं क्लोरीन, तो Cl लिखने से क्या आपको पता चल रहा है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ये तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्या हाइड्रोजन लिखने से स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, हम लोग मतलब जान गए हैं, पढ़ लिए हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। कोई बच्चा को ले लो, बच्चा क्या बता सकता है उसमें लिखल है कहीं पर कि क्लोरीन गैस है? नहीं ना। तो उसमें जो है ठोस, द्रव, गैस की यानी उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी हमको नहीं पता चलती। फिजिकल स्टेट यानी क्या उसकी भौतिक अवस्था होगी, ये जानकारी हमको नहीं देता है। तो ये इसका एक दोष है। ठीक है, ये कमी है, कमी है ना, ये कमी है। दूसरा नंबर, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन हमको ये जानकारी नहीं देता है कि वो ऊष्मा उसमें दिया गया है कि ऊष्मा उससे बाहर निकला है। ऊष्मा जब किसी चीज में दिया जाता है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्या सॉरी ऊष्माशोषी कहते हैं। जब ऊष्मा ग्रहण करता है रिएक्शन में, रिएक्शन करवाने के लिए ऊष्मा बाहर से दिया जाता है, उसको ऊष्माशोषी करते हैं, ऊष्मा शोषण कर रहा है। और जब ऊष्मा किसी रिएक्शन से बाहर निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं और ऊष्माशोषी को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया को कराने में अगर बाहर से ऊष्मा दिया जाए, ऊष्मा शोषण कर रहा है तो ऊष्माशोषी कहेंगे, और जब रिएक्शन से ऊष्मा बाहर निकले उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज की जानकारी नहीं मिलता है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। ये इसकी जो है क्या है, कमी है। किसकी? रासायनिक समीकरण की कमी है, दोष है। तीसरा नंबर दोष पर आते हैं। दोष तो नहीं बोलिएगा, दोष बोलिएगा। दोष मतलब होता है अवगुण। दोष मतलब क्या होता है? अवगुण। कई बार जो है आप लोग के साथ में दोस्त नहीं होता, वो दोष होता है। आपके साथ अगर है ना तो दोष है नहीं। कभी कभी किसी को देख करके नहीं बोल देते एकरा साथ रहा, हाँ एकरा साथ है, तो एक नंबर की बिगड़ल है, ये है, तुमको ही बिगाड़ दे। मतलब वो दोस्त नहीं है, वो दोष है। तुम्हारा एक दोष है, ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, आगे आइए। तीसरा नंबर कहता है रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में यानी दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में संभव है। मतलब कहता रासायनिक समीकरण से यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो है किस ताप पर हो रही है, यानी कि ताप उसमें कितना पड़ रहा है, दबाव उसमें कितना दिया जा रहा है, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या है, यानी कि उसमें क्या सांद्रण, उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक का मतलब होता है ना किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना। उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन की गति को क्या कर देना, बढ़ा देना। धीरे धीरे हो रहा तो उस गति को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो सांद्रण की उपस्थिति आदि में संभव है, यानी ये सारी चीज जो है किन दशाओं में संभव है इसकी जानकारी हमको इसमें नहीं मिलता है। कब इसको देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, इसकी जानकारी इसमें नहीं मिलता है। चौथा नंबर पॉइंट का, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कितना स्पीड से होगा रिएक्शन, कितना स्पीड से होगा, कितना धीरे से होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं जानकारी देता है। ठीक है, ये इसकी कमी है। अगला कहता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक होती है, विस्फोट के साथ होता है, ये भी जानकारी नहीं देता है। परंतु रासायनिक
समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है विस्फोटक है कि नहीं है। मान लो कोई आप लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है कि इससे विस्फोट कर सकता है, आप रिएक्शन करवा दिए, उड़ गया मुंह का नक्शा उक्सा सब बिगड़ गया, है ना। तो बताइए विस्फोटक है कि नहीं है, ये भी जानकारी नहीं देता, क्या ये दोष नहीं है? बड़का दोष है ये, है ना। अगला समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। कहता है कि अब समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई है, मात्रा में कितना खर्च हुआ और कितना मात्रा बना है, यह भी जानकारी हमको नहीं देता है। कौन? समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण का दोष है कि नहीं? बताइए बच्चों, है ना दोष? है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बच्चा ऊपर है भाई, है ना, हमारा एक और बच्चा ऊपर है। आप लोग बच्चा तो है, एक बच्चा ऊपर भी है, लटका हुआ है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, है ना। समीकरण संतुलन करने की दो विधियां हैं। समीकरण संतुलन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहला नंबर अनुमान विधि, जिसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहा जाता है? हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, जिसको हम लोग तुक्का विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक्का विधि भी कहते हैं। और तुक्का लगाने में तुम लोग तेज हैं? नहीं, तुक्का लगाने में तुम लोग क्या है? तेज। तो पहला को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसको कहा जाता है बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। अब आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन फिर यहाँ पर मेथड आ रहा है अलजेब्रिक मेथड, यानी कि आप बीजगणितीय विधि का यहाँ उपयोग करेंगे। मतलब मैथ जो है ना, मैथ जो है वो सबका बेस है, आधार है। आप बिना उसके कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ना तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हाँ, आप इतिहास भूगोल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी चिंता हमको हल्ला करेगा। देखिए सुनो, शांति सुनो। उसमें भी आपको डाटा दिया रहता है 5 करोड़, 10 करोड़, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर। अब बताओ, बिना मैथवा पढ़ ले हेक्टेयर समझ जाएगा? हेक्टेयर कौची कहता है समझ जाएगा जी? नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए आपको मैथवा तो पढ़ना ही ना पड़ेगा। भूगोल में हेक्टेयर में दिया रहता है, इतना हेक्टेयर वर्ग, इतना हेक्टेयर भूमि यहाँ पर है, इतना हेक्टेयर भूमि यहाँ पर है। परसेंटेज भी रहता है कि 28% जो है वो आपका पर्वतीय भूमि है, 18% पठारी भूमि, इस प्रकार से रहता है। 43% मैदानी भूमि है। तो परसेंट कितना परसेंट क्या होता है पता नहीं रहेगा। तो बताइए समझ में आएगा? नहीं आएगा। कितना भाग है, कितना परसेंट बता रहा, आप खाली बस याद कर लीजिए। अच्छा, मैदानी भाग जो है वो 43% है। 43% आखिर हुआ कितना? मैथ है ना। तो मैथ आपका मूलभूत आधार है, वो जरूरत है। आप उसके बिना कहीं पर नहीं जा सकते, नहीं जी सकते हैं। एकदम आपको लेके चलना है उसको, इसलिए उससे भागना नहीं है। इंटर में बच्चा जाता है और जा करके कहता है ना मैथ नहीं लेंगे, हम बायोलॉजी लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, है ना। अब मैथवा कहता है हम पढ़वे नहीं करेंगे। नहीं, आप पढ़िए, बायोलॉजी लिए फिर भी आप मैथ पढ़िए, इसलिए कि फिजिक्सवा तो बिना मैथवा के चलवे नहीं करेगा। तो आप अगर मैथवा नहीं पढ़िएगा तो फिजिक्स आपका जो है वो क्या हो जाएगा? कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर। केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, तो वो भी नहीं बनेगा। तो आप फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको मैथ जरूरी है, इसलिए आप बायोलॉजी लीजिए चाहे जो लीजिए, मैथवा जरूर लीजिएगा, क्लास जरूर कीजिएगा। समझे? बहुत सारा बच्चा कहता है सर हम तो बायोलॉजी लिए हैं, एक्स्ट्रा में मैथ नहीं है तो हम मैथ नहीं पढ़ेंगे। हम कह रहे गधा, पढ़ लो, उसमें आपका क्या बोलता है डिफरेंशिएशन है, पूरा उसमें चैप्टर आ जाएगा। इंटीग्रेशन है, फिजिक्स में आपको पढ़ना हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको फायदा करता है। तो बहुत सारा नहीं पढ़ता। तो मैथ आपको क्या है? कंपलसरी है, जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अनुमान विधि और जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, इसी को कहते हैं हम लोग तुक्का विधि। क्या कहते हैं? तुक्का लगाना। क्या लगाना? तुक्का विधि। और दूसरा है बीजगणितीय विधि।
तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का विधि को कैसे तुक्का लगाना है, तुक्का आखिर कैसे लगाना है। आइए लगाते हैं तुक्का। अनुमान विधि जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो है आपको रिएक्शन करने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि आप इसको संतुलित कीजिए। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए Fe से क्या होता है, आयरन। H2O से क्या होता है, लोहा को जब जल से रिएक्शन करवाया जाता है तो Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसको आपको क्या करना, संतुलित करना है। देखिएगा Fe यहां पर एक अणु है, यहां पर कितना है, सॉरी यहां पर एक परमाणु है, यहां पर कितना परमाणु है इसका, 3। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ही ठीक है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का यहां 4 परमाणु है। क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो किसमें कितना लगा दिया जाए ये आप कैसे पता करिएगा, तो उसको पता करने के लिए आपका एक नियम है। देखिए इस नियम को समझते हैं। पहला काम क्या करना है, लगाना तुक्के है, लेकिन थोड़ी सी एक नियम बना दिया गया है कि नियम आपको बताते हैं कैसे कैसे आपको कार्य करना। तुक्का भी लगाना है तो नियम से। पहला, निम्न अभिक्रिया में सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी मात्रा अभिकारक या उत्पाद में से सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले उसको पकड़ना है जिसमें, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, जिसकी परमाणुओं की संख्या नहीं, जिसकी मात्रा जो है वो सबसे क्या हो, ज्यादा, जिसकी परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज्यादा। पहले ओकरे आपको संतुलित करना, बराबर करना है। जैसे यहां सबसे अधिक मात्रा उत्पाद ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन का कितना है, 4, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो सबसे पहले हम बराबर करने का प्रयास करेंगे ऑक्सीजन की, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, यहां ऑक्सीजन देखिए कितना था, एगो था, तो 4 लाने के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4, तभी ना 4 गो होगा। तो देखिए ऑक्सीजन को हम बराबर किए तो 4 लिख दिए, तो 4 ऑक्सीजन हो गया परमाणु, इधर 4 गो है। चलिए इतना तो हम काम किए। अब जब 4 लिखे तो आप देखिएगा हाइड्रोजन जो हो गया वो 8 परमाणु हो गया। कितना हो गया, यहां हाइड्रोजन कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो यहां पर आप देखिएगा अब प्राप्त अभिक्रिया में अभिकारक हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन के बाद किसका, हाइड्रोजन का ना आ गया, चूंकि हाइड्रोजन का अब 8 गो हो गया। क्या गो हो गया, जेकर ज्यादा रहेगा बस उसको बराबर करते चले जाइए। इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे इस प्रकार, उत्पाद हाइड्रोजन के आगे 4 लगाएंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ 4 अगर लगा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहां देखिए 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, कोई दिक्कत। अब बचा कौन, Fe। क्या बचा, अकेले Fe है, इधर Fe कितना है, 3। बताइए यहां पर 3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। कहता है प्राप्त अभिक्रिया में Fe लोहे की मात्रा संतुलित नहीं है, इसलिए अभिकारक के आगे 3 लगाएंगे। एक पहले 3 लगा देंगे, देखिए 3 लगा दिए। इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित अभिक्रिया का समीकरण है। क्या बात समझ में आया, कैसे इसको तुक्का लगाना है। मैंने तुक्का लगाने का भी एगो तुक्का है, तुक्का लगाने का भी एगो क्या लगाया, तुक्का लगाया, अनुमानन लगाया। सबसे पहले ज्यादा वाला को, सबसे पहले ज्यादा वाला को आपको बैलेंस करना है, फिर ज्यादा बनेगा उसको बैलेंस करना, मतलब सबसे पहले ज्यादा वाला को बैलेंस करते चले आइए, आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया, चलिए। तो इस प्रकार से आपका ये संतुलित हो गया। ये आपका हुआ तुक्का विधि, जिसमें आपका हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि से। इसको पढ़ेंगे हम लोग किस विधि से, बीजगणितीय विधि से पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम बीजगणितीय विधि से आपको हम बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बीजगणितीय विधि, है ना। आपका हिट एंड ट्रायल मेथड तो हो गया। अब हम लोग बीजगणितीय विधि की बात करते हैं कि इसको बीजगणितीय विधि से हम कैसे संतुलित करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से संकेत और सूत्र के रूप में आपको बना लेना है। अगर आपको दिया रहे इस प्रकार से कि लोहा को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, Fe को H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके पहले Fe प्लस H2O
रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4। Fe3O4 किसका सूत्र होता है? हेमाटाइट का। यहां इसके पहले A लगा देंगे, B लगा देंगे, C लगा देंगे, D लगा देंगे, जहां तक जाएगा अज्ञात राशि आप ABCD आप इस प्रकार से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, अज्ञात राशि का न्यूनतम मान रख लेना है। यहां पर लिखते हैं कि अज्ञात राशि A का, नहीं अभी आप ऐसे लिख लीजिए पहले, Fe आपका तत्व क्या है? Fe है। Fe बताइएगा बाईं तरफ में इसका कितना परमाणु है? A है। बाईं तरफ में कितना है? A बराबर दाईं तरफ में Fe देखिएगा कितना है? परमाणु कितना है? 3C। परमाणु कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 3C। ये समीकरण हमारा बन गया 1। दूसरा में तत्व है आपका हाइड्रोजन। तत्व क्या है? हाइड्रोजन। बाईं तरफ में कितना परमाणु इसका है? 2B। और दाईं तरफ में कितना है? 2D। ये समीकरण 2 हो गया। तीसरा का तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? केवल B हो जाएगा, और बराबर इधर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। ये आपका समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी अज्ञात राशि का न्यूनतम मान हम 1 रख देते हैं। ठीक है, अज्ञात राशि हम A का मान लेते हैं। अज्ञात राशि A का न्यूनतम मान 0 नहीं रखना है, 1 रखने पर। न्यूनतम मान कितना रखने पर? जब न्यूनतम मान 1 रखिएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 से। हाँ, आवाज नहीं, समीकरण 1 से। आवाज नहीं बउआ, नहीं समझे तो फिर हम हाल बिगाड़ देंगे, हाल बेहाल कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप हम समझते चलिए। 1 रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से A बराबर 3C है। A बराबर क्या है? 3C। A का मान 1 रखिएगा तो आपको यहां पर आ जाएगा 3C, और यहां से आ जाएगा आपको 1/3 बराबर C। इसलिए C इज इक्वल टू 1/, कितना आ गया? 3। C का मान आ गया 1/3 आ गया। उसके बाद फिर चलिएगा, C का मान 1/3 आ गया। A का मान आपको पता है, तो बताइए तो B और C, यहां पर देखिए समीकरण 3 से, चूंकि समीकरण 2 में तो B और D है, ना तो आप B का मान जानते हैं ना आप D का मान जानते हैं, क्या आपको निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो अब हम चलेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में C का मान रखेंगे तो B का मान निकल जाएगा, निकलेगा। आइए समीकरण 3 में चलते हैं। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण किससे? 3 में C का मान रखने पर, C का मान रखने, समीकरण 3 है B बराबर 4C। B बराबर 4C। तो बताइए C का मान 1/3 ना है, इसलिए B इज इक्वल टू आ गया 4/, देखिए B का भी मान निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना, अब रख देना है समीकरण 2 में। पुनः समीकरण 2 में B का मान रखने पर, तो B का मान जब रखेंगे तो 2B बराबर 2D है। 2B बराबर 2D है। बताइए यहां पर B का मान रखेंगे तो 2 इंटू 4/3 बराबर में क्या आएगा? 2 से 2 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, आपको क्या बच जाएगा? D बराबर क्या बचेगा? लिख दे डायरेक्ट, D बराबर 4 कितना? 3। तो आपको A का मान निकल गया, B का मान निकल गया, C का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब यहां पर इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है? अज्ञात राशि को अनुपात में करने पर लिखेंगे अज्ञात राशि को अनुपात में करने पर, जब अनुपात में करेंगे तो हमारा आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। और A का मान कितना है? 1। B का मान कितना है? 4/3।
और C का मान कितना है, एंड D का मान कितना है। और आपको पता है कि अनुपात में कभी भी हम बटा में नहीं रखते हैं, अनुपात में कभी भी हर में नहीं रहता है। आपको हर को हटाना है, सभी हर का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 3, हरों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, और सब में 3 को 3 से गुना कर दीजिए, जितना एलसीएम आएगा ना उसको सब में गुना कर दीजिए। जब सब में गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुना 3, यहां पर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहां भी 3 से आप गुना करिएगा 3 से 3 कैंसिल, यहां भी 3 से गुना करिएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होकर बचेगा क्या 1। इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, इसको थोड़ा एक मिनट इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं। यहां बचेगा 1 बचेगा, अनुपात कितना आ जाएगा, इसका b का कितना था 4/3, अनुपात 1/, अनुपात 4/, सभी का एलसीएम कितना था 3 था, सभी का एलसीएम 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी 3 से, यहां पर भी 3 से, यहां भी 3 से, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आपका बचा कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 4 बच गया। इतना तक आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण आपको चलना है इसमें। ये जो समीकरण था, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, इसको समीकरण आप 1 ले लीजिएगा, इसको समीकरण 2 कर दीजिएगा, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण कर दीजिएगा 4। तो यहां से हम थोड़ा समीकरण को हम थोड़ा बदल देते, ठीक है। तो समीकरण ये हो जाएगा आपका 2 से, ये समीकरण हो जाएगा कितना b बराबर 4c 4 हो जाएगा, और ये समीकरण हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। समीकरण खाली कर दिए। अब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण किस में चलेंगे 1 में चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका क्या है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस में H2। यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है, यहां पर, अब बताइए A की जगह पर मान कितना है 3, तो यहां लिखा जाएगा 3Fe प्लस में H2O की जगह पर कितना है 4 है, B की जगह पर 4 है तो 4H2O, C की जगह पर कितना है 1 नहीं लिखाता है, और D की जगह पर कितना है 4 4H2। देखिए आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए Fe 3 गो है, Fe 3 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, सॉरी ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन कितना 8 गो, ये संतुलित हो गया। समझ में आया। तो बस आपको इसी प्रोसेस के साथ ये आप HW में लिख लीजिए, है ना, ये आपको HW है, इसको आपको बनाना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे। आप बना करके तब तक रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपका ये क्या है होमवर्क है, होमवर्क में ये रहा आपको, ठीक है। चलिए सभी को दिख रहा है ना जी, चलिए तो ये होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको बन जाए तभी हम समझेंगे कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।